वापस कॉमर्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट पार्ट जो इससे पहले हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम सेकेंड स्लाइड में जो बाकी की जो अकाउंटिंग टर्म्स है वो सीखेंगे। सो सबसे पहले परचेस। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ द गुड्स, यानी बिजनेसमैन जिस गुड्स का बिजनेस कर रहा है। गुड्स मतलब क्या, जिस चीज का हम बिजनेस करें। जैसे मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल आपके लिए गुड्स है। फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर आपके लिए गुड्स है। कपड़े का आपका बिजनेस है तो कपड़े आपके बिजनेस है। जूते चप्पल का बिजनेस है तो जूते चप्पल आपके लिए क्या है, गुड्स। अगर इलेक्ट्रिक का बिजनेस है तो एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो सब आपके लिए गुड्स है। मींस जिस चीज का बिजनेस करो वो आपके लिए गुड्स। So a businessman does the business goods and the purchase that goods, it is treated as a purchase। यानी बिजनेस का ओनर जो भी बिजनेस करे उसको जो भी परचेस करेगा उसको हम अकाउंट में सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे, परचेस। ओके, खरीदना। जैसे कि हमारा बिजनेस है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो हमने टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी परचेस किया सेल करने के लिए, तो जितना भी हमारे पास एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर है इट इज परचेस, जो हमने खरीदा है। सेम उसका रिवर्स सेल। अब जो चीज हमने बिजनेस करने के लिए खरीदी उसको हम बेचेंगे। ओके, सो अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ द गुड्स, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है बिजनेस, तो सेल दैट गुड्स, तो वो जो गुड्स सेल करेगा, बेचेगा कस्टमर को, इट इज ट्रीटेड एज अ सेल। हमारा वापस इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है तो एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर जो हमारा गुड्स है, वो जिस कस्टमर को हम जो कस्टमर को हम सेल करेंगे वही सेल है हमारा। एकदम सिंपल सा टर्म है, जो भी बेचेंगे आइदर कैश और क्रेडिट, इट इज अ सेल। देन आफ्टर स्टॉक। अब जिस चीज का बिजनेस करे वो जो गुड्स है, तो जितना हमने सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर हमने परचेस किया, क्यों? क्योंकि सेल करना है। तो जरूरी है कि सारा सेल हो जाएगा? नहीं ना, कुछ गुड्स सेल होगा और कुछ गुड्स विदाउट सेल होगा, इट इज अनसोल्ड गुड्स। जो अनसोल्ड गुड्स होगा इट इज कॉल्ड स्टॉक। सो गुड्स रिमेन अनसोल्ड इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो गुड्स अभी तक बिका नहीं है और हमारे पास अभी हमारे शोरूम में या तो हमारे बिजनेस में है, वो जितना भी है वो सारा जो गुड्स है वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्टॉक। ओके, वापस जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो सारा गुड्स हमारे पास अभी भी है जो बिका नहीं है, अनसोल्ड गुड्स, it is created as a stock in our accountancy. The next one is a cost, expense, cost. So the sum of the sum means total, the sum of expenses due to the produce, the product or service। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो फैक्ट्री में, या तो जो सर्विस का बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करने के पीछे जितना भी टोटल एक्सपेंस होता है एक कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो सारा जो कॉस्ट है, सारा जो खर्चा है, इट इज कॉल्ड कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमारा सपोज करो एक पेन बनाने का बिजनेस है, तो ये पेन बनाने के पीछे हमने फैक्ट्री परचेस की, मशीनरी परचेस की, लेबर को हमने हायर किया, हमने बैंक से लोन लिए, उसको भी इंटरेस्ट देना है, और ये पेन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाए, मशीनरी में सेमी फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स बनाया, उसका पैकिंग, उसका लोगो, वो सब मार्जिन किया, हमने एडवर्टाइजमेंट की, वर्कर को सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी पे की, और जो भी हमारा फर्नीचर का एक्सपेंस हुआ, हमारा जो मशीनरी है उसके पीछे जो मेंटेनेंस एक्सपेंस हुआ, वो सारा जो टोटल है, ओके, कस्टमर के डिलीवर देना, वो सारा जो टोटल एक्सपेंस एक पेन के पीछे आया, इट इज कॉल्ड कॉस्ट। यानी कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में जाए सेल करने के लिए, तब तक जितना भी उसके पीछे एक्सपेंस हुआ, इट इज द कॉस्ट। ओके, देन आफ्टर डेटर्स। ओके, अब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम सेल करना है। अब सेल दो तरीके से होगा, आइदर कैश और क्रेडिट। अगर हमने कस्टमर को कैश में सेल कर दिया तो पैसा मिल गया, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंपटीशन है भाई, और अगर कंपटीशन में टिकना है तो आपको क्रेडिट भी सेल करना पड़ेगा कस्टमर को, यानी उधार सेल। या तो जान पहचान वाला है, कोई रिलेटिव्स है, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि आपको 1 महीने के बाद
बाद पैसा दूंगा, 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। तो आप क्या करोगे, अपने कस्टमर को इंक्रीज करने के लिए उसको आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करोगे। तो जितने कस्टमर को आप क्रेडिट में गुड्स सेल करते हो, जितना पैसा आपको कस्टमर के पास लेना है, ओके, वो सारा जो पैसा है, वो जो कस्टमर हमारे पास है, वो कस्टमर हमारे कहलाएगा डेटर। जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल किया, इट इज द डेटर। सो व्हेन द बिजनेसमैन सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, बिजनेसमैन सेल द गुड्स ऑफ ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर, दे आर डेटर। यानी जितने कस्टमर को हम क्रेडिट में उधार गुड्स सेल करेंगे, इट इज अ डेटर फ्रॉम द बिजनेस। देन आफ्टर इसका रिवर्स, creditor. When the businessman purchase the goods on a credit from the producer, they are creditor. जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, ओके, वो चीज हम प्रोड्यूसर के पास परचेस करेंगे क्वांटिटी में, फिर कस्टमर को सेल करेंगे। अब इनिशियल टाइम में हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, प्रोड्यूसर को हम प्रॉमिस करेंगे तो गुड्स बेच 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का हम आपको धीरे धीरे करके पैसा दे देंगे, या 1 महीने के बाद पैसा देंगे, हम प्रॉमिस करेंगे। यानी क्रेडिट पे उधार जब भी हम प्रोड्यूसर के पास गुड परचेस करें, तो वो जो प्रोड्यूसर है हमारे बिजनेस के लिए, वो कहलाएगा क्रेडिटर। सो क्रेडिट परचेस जिस पर्सन के पास करे, वो जो पर्सन हमारे लिए है, वो है क्रेडिटर, क्रेडिट देने वाला क्रेडिटर, वो हमारे लिए क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस क्रेडिट पे परचेस करना, जिसके पास क्रेडिट पे परचेस किया, वो पर्सन जो है हमारे लिए क्रेडिटर। देन आफ्टर नेक्स्ट टर्म बिल रिसीवेबल। ओके, अगर बिल रिसीवेबल की बात करें, तो इससे पहले का जो टर्म हमने देखा डेटर, तो इसी के बेस पे बिल रिसीवेबल जो है इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, वो एक रिटर्न में लिखा होगा डॉक्यूमेंट होगा, वेयर देयर आर टू पार्टी। बिल रिसीवेबल की 2 पार्टी है, जिसमें वन इज द बिल राइटर, एक बिल को लिखने वाला, एंड अदर इज द एक्सेप्टर, बिल को एक्सेप्ट करने वाला। अब बिल लिखने वाला, बिल एक्सेप्ट करने वाला क्या, उसको हम डिटेल में थोड़ा जाएंगे। जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल किया, वो डेटर, उस कस्टमर के पास हमें पैसा लेना बाकी है, तो अगर उस कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बिजनेस का लॉस है। उस लॉस से बचने के लिए हम एज अ गारंटी हम उसके पास एक बिल रिसीवेबल, बिल लिखवा लेंगे। अगर मुझे पैसा लेना है तो बिल मैं लिखूंगा, राइटर ऑफ द बिल। ओके, मुझे पैसा लेना है तो मैं बिल लिखूंगा। सो मैंने बिल लिखा, किसके ऊपर, कस्टमर के पास, जिसके पास पैसा लेना बाकी है, तो वो जो मैंने बिल लिखा उस कस्टमर को बिल दूंगा, वो कस्टमर बिल में साइन करेगा, ही इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। उसको पैसा पे करना बाकी है, तो वो एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट करेगा कि मैं आपको पैसा दे दूंगा 2-3 महीने में, वो लिख के देगा। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, जिसमें हम बिल लिखेंगे, सामने वाला बिल को एक्सेप्ट करेगा। सो वेयर बिल राइटर एक्वायर द राइट, बिल एक्वायर, जिसने बिल रिसीव किया, मतलब हमें पैसा लेना है, बिल एक्वायर राइट टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट इन फ्यूचर में उसको उस बिल रिसीवेबल का पैसा मिलेगा। इट इज बिकम अ रिसीवेबल। यानी हमें अगर पैसा लेना है कस्टमर के पास, कस्टमर को हम बिल लिख के देंगे, कस्टमर को पैसा पे करना है हमें, वो एक्सेप्ट करेगा बिल को, बिल हमारे पास आया, तो फ्यूचर में वो बिल का पैसा 1-2 महीने 3 महीने 5 महीने जो भी उसने कंडीशन रखी, उस कंडीशन के हिसाब से वो पैसा हमें मिल जाएगा फ्यूचर में। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, वो हमारे पास आया, इट इज अ बिल रिसीवेबल। ओके, एंड सेम इसका ऑपोजिट बिल्स पेएबल। ओके, सो बिल्स पेएबल इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, सेम बिल रिसीवेबल में पैसा लेना है, बिल्स पेएबल में पैसा देना है। Bill payable is a written document, whereas there are 2 parties, same. One is a bill writer and other is a bill acceptor. So where bill accept करने वाला pay the certain amount in future को certain amount pay करेगा, it become a payable. Means suppose करो हमने किसी क्रेडिटर के पास क्रेडिट पे गुड परचेज किया, सपोज करो 2 लाख रुपए का, अभी उसको हम पे थोड़ा बहुत डाउट है कि ये पैसा नहीं देगा,
तो वो बिल लिखेगा, उसको पैसा लेना है, वो बिल लिखेगा किसके ऊपर, हमारे ऊपर। वो बिल लिखेगा, ही इज द बिल राइटर, वो बिल हमें सेंड करेगा, हम बिल में साइन करके बिल एक्सेप्ट करेंगे, वी आर द एक्सेप्टर। वो बिल एक्सेप्ट करके हम उसको रिटर्न करेंगे। वो जो बिल का पैसा उसको फ्यूचर में मिलने वाला है, हमने जो प्रॉमिस किया 2 महीने 3 महीने में, तो उसके लिए वो जो बिल है, बिल उसके लिए बिल रिसीवेबल, लेकिन हमने पे किया, बिल पेएबल वो हमारे लिए। यानी जो बिल का पैसा हमें पे करना बाकी है, जो बिल हमने एक्सेप्ट किया, सामने वाले क्रेडिटर को दिया, तो वो बिल हमारे लिए बिल पेएबल है, जिसका पैसा हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे। ओके, देन आफ्टर वाउचर, वाउचर मींस इट इज द एविडेंस, प्रूफ ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शन हुए उसका एक लीगली प्रूफ जो होगा, इट इज अ वाउचर। वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका जो एविडेंस है, प्रूफ है, इज अ वाउचर। फॉर एग्जांपल, हमने हमारे बिजनेस में जो भी कस्टमर को गुड सेल किया, तो ऑब्वियसली हम उसको बिल देंगे। कस्टमर को 2 लाख रुपए का सेल किया, तो 2 लाख रुपए का जो बिल है, इट इज एविडेंट प्रूफ ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज अ वाउचर। उसी तरह अगर हमने परचेस किया तो सामने वाला हमें बिल देगा, तो वो जो बिल है, इट इज अ प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज अ वाउचर। हमने हमारा जो पैसा है बैंक में डिपॉजिट किया, तो पे इन स्लिप, बैंक वाला हमें सिक्का मार के देगा, सील मार के देगा, इट इज अ प्रूफ कि वी आर डिपॉजिटेड द अमाउंट इन अ बैंक, सो इट इज अ वाउचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे करेंगे, उसका जो वहां पे वाउचर होगा, जिसके ऊपर वो क्या करेगा, सील करके देगा, सो वाउचर। बिना वाउचर का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, वो हमारा जो चार्टर्ड अकाउंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं करेगा, सो इट इज इलीगल। सो कंपल्सरी all the evidence of the business transaction are acceptable, okay, और बिना वाउचर के जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, it is a black money, clear? So it is an important concept. Thereafter discount, अब डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, the amount, ऐसे अमाउंट which is deducted from the total amount, यानी टोटल अमाउंट में से जो अमाउंट डिडक्ट करे, कम कर दे, इट इज अ डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, सपोज करो हमने किसी कस्टमर को 3000 रुपए का कोई गुड सेल किया। अब 3000 रुपए का कोई गुड सेल किया, अभी सामने वाला कस्टमर जो होगा वो पहचान वाला है, या तो कोई रिलेटिव्स है, या तो कोई फ्रेंड है, या तो सामने वाला बोल रहा है कि थोड़ा बहुत कम कर दो, तो हम वो 3000 में से 100-200 बोलेंगे कि भाई कम देना। तो जो सामने से जो अमाउंट लेनी है, उस टोटल अमाउंट में से जो भी 100-200 हमने कम किया, 3000 में से 200 कम लिया, तो जो भी 2800 रुपए मिले, तो 200 रुपए जो कम मिले, इट इज अ डिस्काउंट। डिस्काउंट जो काउंट नहीं होता, डिस्काउंट जो काउंटिंग नहीं होता, क्लियर? उसमें दो डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट एंड एक कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो होगा, बिजनेस का जो ट्रेडर है, बिजनेस का जो ऑनर है, पहले से ही जो गुड्स के ऊपर 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, जो डिस्काउंट सामने से पहले से ही देगा, जो डिस्काउंट सबके लिए है, ओके, सेल 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 5% डिस्काउंट, बाय गेट वन गेट फ्री 50% डिस्काउंट, इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन आवर अकाउंट। क्यों? आगे देखेंगे। एंड कैश डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट की अगर बात करें, कैश डिस्काउंट, तो सपोज करो ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, या तो सपोज करो ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो जो भी टोटल अमाउंट हमें कस्टमर के पास लेनी बाकी है, वो या तो वो क्रेडिट, या तो कैश, या तो वो कैश दे देगा, या तो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको अगले महीने पैसे दे दूंगा, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद पैसा दूंगा। अभी हमें पैसे की जरूरत है, तो हम उसको बोलेंगे, सपोज करो हमने किसी कस्टमर को 10,000 रुपए का सेल किया, वो बोला पैसा आपको 2 महीने के बाद दूंगा, तो 2 महीने तक हमारा पैसा उसके पास फंसा रहेगा। तो हम एक पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर तो अभी के अभी पैसा दे देगा, ओके, तो मैं आपको 5% या 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा, इट इज अ कैश डिस्काउंट। इफ यू आर पे the amount of 10,000 on this spot immediately, I will give you extra 10% डिस्काउंट। यानी 10,000 रुपया आप अभी दोगे, तो मैं 10%
एक्स्ट्रा डिस्काउंट कर 10,000 का 10%, 1,000 रुपए और कम लेंगे हम, अभी के अभी देगा तो 10,000 की जगह सिर्फ 9,000 हमें मिलेगा, हम बोलेंगे 9,000 दे दे, ताकि वो पैसा हमारा फंसा ना रहे और फ्यूचर में बैक डेट लॉस ना हो, ओके, डाउटफुल ना रहे। सो भले 1,000 गया, ऑन द स्पॉट कैश तो मिल गया, इट इज अ कैश डिस्काउंट, यानी जब कस्टमर ऑन द स्पॉट पैसा दे या ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए हमें, तब हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे क्योंकि कैश मिल रही है, इट इज अ कैश डिस्काउंट। क्लियर? जो कैश डिस्काउंट हमारे बिजनेस पे रिकॉर्ड होगा, पे डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। देन आफ्टर बैड डेट, दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, हर बिजनेस में याद रखना, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मतलब कोई भी बिजनेस हो, ये जो बैड डेट नाम का जो कीड़ा है वो हमेशा रहता ही है। बैड डेट मतलब जिस कस्टमर को हमने क्रेडिट पे सेल किया, कस्टमर के पास पैसा लेना बाकी है, तो कोई गारंटी देगा कि कस्टमर पैसा लौटा ही देगा, या तो कोई गारंटी देगा कि कस्टमर के पास जितना पैसा लेना बाकी है उतना पूरे का पूरा पैसा मिलेगा ही मिलेगा ना। ओके, कुछ ना कुछ पैसा तो डूबने वाला ही है। ओके, तो वो जो पैसा हमारा डूब रहा है, इट इज अ बैड डेट। देखो वापस इसमें, व्हेन द अमाउंट इज नॉट कलेक्टेड, अमाउंट इज नॉट कलेक्टेड इवन आफ्टर द नेसेसरी एफर्ट, नेसेसरी एफर्ट करने के बाद भी जिनके पास पैसा लेना बाकी है वो पैसा नहीं दे रहा है या तो कम दे रहा है, द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, तो वो जो अमाउंट हमें नहीं मिली एफर्ट करने के बाद भी, फ्रॉम द डेटर, इट इज कॉल्ड बैड डेट। डेटर जिसके पास पैसा लेना बाकी है क्रेडिट सेल का, वो डेटर खराब बन गया, डेट खराब बन गया। क्यों? पैसा लेना बाकी है फिर भी वो पैसा नहीं दिया, ये तो कम पैसा दिया। वैसे डेटर को हम अकाउंट की लैंग्वेज में कहते हैं बैड डेट। बैड डेट इज अ लॉस फॉर आवर बिजनेस। क्लियर? बैड डेट इज अ लॉस फॉर आवर बिजनेस, यानी ऐसे डेटर जिसके पास पैसा लेना बाकी वो पैसा कम देंगे या पैसा नहीं देंगे, भले हम कितनी भी कोशिश कर ले, एफर्ट कर ले। ओके, तो वैसे जो कस्टमर है, डेटर है, उस डेटर को कहेंगे बैड डेट, इट इज लॉस फॉर द बिजनेस। जैसे कि एग्जांपल, किसी कस्टमर के पास हमें 20,000 रुपए लेने हैं, तो सपोज करो वो 20,000 रुपए नहीं दे रहा है, वो अपने गांव चला गया या तो फिर गायब हो गया। अब 20,000 के लिए कोई गायब नहीं होगा, बट एग्जांपल, ओके, या तो सपोज करो 20,000 में से उसने 15,000 ही दिए, 5,000 नहीं दिए। ओके, तो जो 5,000 हमें नहीं मिले, इट इज अ बैड डेट, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। Then after, next transaction is a solvent. Okay, solvent means when the person is capable to pay all his liabilities, यानी जिस पर्सन को लायबिलिटी पे करनी है वो पूरी लायबिलिटीज पे करने के लिए कैपेबल अगर है, he is the, वो जो पर्सन है वो क्या है? सॉल्वेंट। यानी सपोज करो हमें किसी क्रेडिटर को 5 लाख रुपए पे करने बाकी है लायबिलिटीज है, और हम वो 5 लाख की लायबिलिटीज पे करने के लिए अगर कैपेबल है तो वी आर द सॉल्वेंट। क्लियर? जिनके पास पैसा लेना बाकी है और वो पैसा पे करने के लिए कैपेबल है तो वो सॉल्वेंट। ओके, सो जो पर्सन पैसा देने के लिए कैपेबल है, ओके, उस पर्सन को हम कहेंगे सॉल्वेंट। मींस हमारे लायबिलिटीज से एसेट अगर ज्यादा हो, लायबिलिटीज से एसेट अगर ज्यादा हो, तो हमारी जो कंडीशन है वो सॉल्वेंट वाली है, हम पे कर सकते हैं हमारे लायबिलिटीज क्योंकि हमारी लायबिलिटी से एसेट ज्यादा है। इसका रिवर्स सॉल्वेंट है तो उसका रिवर्स इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट की अगर बात करें, इसका रिवर्स ऑपोजिट, व्हेन द पर्सन इज नॉट कैपेबल टू पे ऑल हिज लायबिलिटी, यानी अगर वो पर्सन जिसकी लायबिलिटीज है वो पूरी लायबिलिटीज पे करने के लिए अगर कैपेबल नहीं है तो वो इनसॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो लायबिलिटीज है वो सपोज करो कि 25 लाख रुपए की लायबिलिटीज है और हमारी टोटल एसेट सपोज करो कि 20 लाख रुपए की ही है, तो हम पूरी लायबिलिटीज पे कर सकते हैं ना। हम इतनी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि 25 लाख पे कर सके तो हम इनसॉल्वेंट हैं। यानी जब लायबिलिटीज को पे करने के लिए हमारे पास इनफ मनी ना हो, हमारी लायबिलिटीज हमारे एसेट से ज्यादा हो लायबिलिटीज, तब हम पैसा पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, तब हम कहलाएंगे इनसॉल्वेंट। ओके, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट। ओके, देन आफ्टर डेबिट
एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट की अगर बात करें, इन द अकाउंटिंग देयर आर टू साइड्स, वन इज द लेफ्ट साइड एंड वन इज द राइट साइड। ओके, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड। राइट साइड को हम कहेंगे डेबिट साइड और लेफ्ट साइड को कहेंगे हम लोग क्रेडिट साइड। इन अकाउंटिंग देयर आर टू साइड्स आर यूज्ड, द लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड मेरे लिए और ये राइट हो गया मेरे लिए, तो ओके आप एडजस्ट कर लेना। जो भी, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे लिए है लेफ्ट, अगर मेरे लिए ये लेफ्ट है, लेफ्ट ये, तो ये लेफ्ट मेरे लिए जो है वो है डेबिट साइड। ओके, और क्रेडिट साइड की अगर बात करें, एंड जो राइट साइड होगी, मैं यहाँ खड़ा हूं, जो राइट साइड मेरी है वो है मेरे लिए क्रेडिट साइड। सो इन अकाउंटिंग देयर आर टू साइड आर यूज्ड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होगी इट इज कॉल्ड डेबिट और जो राइट साइड होगी इट इज कॉल्ड क्रेडिट। ओके, देन आफ्टर depreciation, one of the most important concept, depreciation. Every year the value of an asset is reduced. हमें पता है ऑब्वियसली, जब हमारे पास जो भी मशीनरी है, हमारे पास जो भी फर्नीचर है, हमारे पास जो भी व्हीकल है, जितनी भी एसेट हमारे पास है, उस एसेट का हम यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू हर साल, एवरी ईयर क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ अ एसेट इज रिड्यूस्ड बाय द सर्टेन रेट, कोई ना कोई रेट से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सो द अमाउंट व्हिच इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द एसेट इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी हमारे एसेट जो यूज कर रहे हैं, ओके, फर्नीचर है, फैक्ट्री है, चाहे वो व्हीकल है, ये जो भी मशीनरी है, उसको यूज करने के डे बाय डे जब यूज करेंगे तो एवरी ईयर सर्टेन कोई अमाउंट जो होगी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ऐसी एसेट को यूज करने पे जो भी सर्टेन वैल्यू जो डिक्रीज होती जाती है, वो जो डिक्रीज वैल्यू हुई इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की अगर हमारी कोई मशीनरी है, डेप्रिसिएशन रेट है 10%, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो हर साल 5 लाख में से 50,000 कम होता जाएगा। तो जो 5 लाख की मशीन 50,000 कम हो गया, हर साल यूज किया इसके लिए या नहीं यूज करो, टाइम टू टाइम वो डिक्रीज होता ही जाएगा। तो जो वैल्यू डिक्रीज हुई एसेट में से इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसको, उस एसेट को यूज करो कि ना करो। जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊं, अगर कोई मशीन हमने 5 लाख रुपए की ली, उस मशीन को आज या पूरे साल हम यूज करें कि ना करें, क्या उसकी वैल्यू 5 लाख ही रहेगी? हम उस मशीन को यूज करेंगे तो भी वैल्यू कम होगी, मशीन को नहीं यूज करेंगे, ऐसा का ऐसा ही रखेंगे अगर, तभी भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी। सो एसेट डे बाय डे विद द यूज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी अमाउंट डिक्रीज होती जाती है वो है डेप्रिसिएशन। एंड देन आफ्टर अकाउंट, अकाउंटिंग अलग है, अकाउंट एक अलग है। ओके, अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ एनी आइटम, कोई भी आइटम जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो, और अ पर्सन इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस, यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस कस्टमर के साथ, जिस पर्सन के साथ, उसका कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड फ्रॉम देयर द समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ दैट आइटम, यानी वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसकी समरी, ओके, वो हमें वहां से पता चलेगा, परचेस किया कि सेल किया, पैसा लेना बाकी, पैसा देना बाकी, एक जगह पे हमें पता चलेगा। सो द पर्सन कैन बी ऑब्टेन, जो इंफॉर्मेशन पर्सन को मिलेगी उस प्लेस से, इट इज कॉल्ड अकाउंट। यानी अकाउंट एक ऐसी चीज है जिसमें बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करेगी। तो वो किस चीज का ट्रांजैक्शन है, कौन सी डेट को किया, कितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन है, वो सारा जो डिटेल हमें एक जगह से जो अचीव होगा उस प्लेस को कहेंगे हम लोग अकाउंट। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है अजय, अजय के साथ पूरे साल जितना ट्रांजैक्शन किया, परचेज से या कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कौन सी डेट को किया, कितनी अमाउंट का किया, तो अजय का अकाउंट एक जगह पे हम प्रिपेयर करेंगे ताकि पूरे साल कितना ट्रांजैक्शन और कितना पैसा लेना बाकी, देना बाकी, जो भी समरी होगी वो हमें एक प्लेस से मिल जाएगी। इट इज द अकाउंट इन द अकाउंट। ओके, सो आई होप ये जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही अगर ये सारे ट्रांजैक्शन आपको पता चल गए तो ऑब्वियसली याद रखना, मैं गारंटी देता हूं
कि ये सारे जो बिजनेस के टर्म, अगर अकाउंटिंग के टर्म आपको आते हैं तो अकाउंटेंसी आपके लिए गेम हो जाएगा। गेम कैसे इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, एक लेवल पास, दूसरा लेवल पास, तीसरा लेवल पास, उसी तरह अकाउंट भी एक लेवल अगर ये पास कर लिया ऑटोमेटिकली सारे जो लेवल है वो खुल जाएंगे, अकाउंट में आपको इंटरेस्ट आएगा। और ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, जब मार्केट में जाओगे ये पूरा आपको काम लगने वाला है बिजनेस में। कल आप भी बिजनेसमैन बनने वाले हो, अगर ये टर्म आपके माइंड में है तो पूरा कॉमर्स आपको वेलकम करेगा, ठीक है। और ये अगर आपको आता है तो आगे कॉमर्स के जितने भी अकाउंट के जितने भी कंसेप्ट होंगे चाहे वो सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके, सो बार बार इस वीडियो को देखना और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो भी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स के लिए, तो हो सके उतना इस टॉपिक को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है कि जहां वो ऐसे बच्चे भी रहते हैं कि उनके पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, टीचिंग के इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छे कोचिंग क्लासेस नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं, कॉलेज भी नहीं है अच्छे, तो या तो फिर उनके जो पेरेंट्स है वो हायर फीस नहीं पे कर सकते हायर कोचिंग के लिए। तो ऐसे बच्चे अगर ऐसे वीडियो देखेंगे तो उनको उनकी लाइफ को बदलाव करने के लिए मतलब बदलाव हम कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को आप शेयर करोगे तो आपके शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। ओके, और नेक्स्ट टाइम ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो नए नए कंसेप्ट हम आपके लिए लाएंगे, ओके, तो उससे आप अवेयरनेस होगे, प्लस ऐसे ही हम आगे कॉमर्स में बढ़ते रहेंगे और कॉमर्स में जो भी नॉलेज है हम हासिल करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिले एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।